नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भर्ती की समस्याएं अध्याय का अंतिम शीर्षक भर्ती के अंदर जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकांश देशों में इन दिनों अधिकतर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं, किंतु प्रश्न यह है कि योग्यताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए। योग्यता की जांच करने का सबसे सामान्य तरीका है परीक्षा विधि। लोक कर्मचारियों की भर्ती के उद्देश्य से की जाने वाली परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षण और प्रतियोगिता रहित परीक्षण। प्रतियोगिता परीक्षणों का आयोजन दोहरा होता है। पहला तो ये पता लगाना कि कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, तथा दूसरा ये पता लगाना कि योग्यता की दृष्टि से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है। प्रतियोगिता रहित परीक्षाओं का ध्येय केवल ये पता लगाना है कि किन उम्मीदवारों में निम्नतम निर्धारित योग्यता है। यह बात स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का दोहरा मानदंड अपनाया जाए। लोक सेवाओं के लिए केवल उन लोगों का ही चयन नहीं किया जाना चाहिए जो न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं, बल्कि उनमें श्रेष्ठतम का चयन किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता और उपयुक्तता की जांच करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण काम में लाए जाते हैं। प्रथम है लिखित परीक्षा, द्वितीय है मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार, तृतीय है कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, चतुर्थ है शिक्षा एवं अनुभव का मूल्यांकन और पंचम है बुद्धि परीक्षा अथवा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। पहले हम देखते हैं लिखित परीक्षा। प्रत्याशियों की योग्यता की जांच करने के लिए प्राय सभी देशों में लिखित परीक्षाओं को काम में लाया जाता है। लिखित परीक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनसे व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं को निष्पक्ष दृष्टि से बड़ी सुगमता से जांचा जा सकता है। स्टाल के मतानुसार लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा अथवा कार्य संपन्नता की परीक्षा से तुलनात्मक रूप में अधिक सरल और सस्ती होती हैं, क्योंकि इसमें एक ही समय में प्रत्याशियों की एक बड़ी संख्या की परीक्षा ली जा सकती है। लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती हैं, संक्षिप्त उत्तर परीक्षाएं, द्वितीय निबंधात्मक परीक्षाएं। संक्षिप्त उत्तर परीक्षाएं अंग्रेजी में इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टेस्ट। इसे लघु उत्तर या वस्तुनिष्ठ पद्धति भी कहा जाता है। इन परीक्षाओं में प्रत्याशी को केवल हाँ ना में उत्तर देना होता है, अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है, अथवा प्रश्नों के सही और गलत दोनों उत्तर दिए होते हैं, उनमें से सही उत्तर को छांटना होता है। गणित के प्रश्नों की भांति इन प्रश्नों का एक उत्तर निश्चित होता है। यदि परीक्षार्थी उसे उसी रूप में देता है तो वो पूरे अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार की परीक्षाएं आमतौर पर अमेरिका में प्रचलित है। इस प्रकार की परीक्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। इस पद्धति में प्रश्नों की जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रीति से की जा सकती है। यह पद्धति पूर्ण रूप से निरपेक्ष होती है। यदि उत्तर ठीक है तो पूरे अंक मिलेंगे, ठीक न होने की दिशा में सब अंक काटे जाएंगे। इस पद्धति में उत्तर संक्षिप्त होते हैं, अतः उनके जांचने में समय कम लगता है। इस पद्धति में कंप्यूटरों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। सैकड़ों परीक्षार्थियों का परिणाम कुछ ही घंटों में तैयार हो सकता है। यह व्यवस्था बड़े कम खर्च में की जा सकती है और परीक्षकों को कॉपियां भेजकर जचवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस पद्धति से परीक्षार्थी की तुरंत सही उत्तर देने की क्षमता और उपस्थित ज्ञान का लिखित परीक्षा की तुलना में अधिक सही मूल्यांकन होता है। परंतु इस पद्धति में कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार है। इस प्रणाली का पहला दोष तो यह है कि जब तक प्रश्नों का निर्धारण करने में बहुत अधिक सावधानी न बरती जाए तब तक यह भय बना रहता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को अभिव्यक्ति, तार्किक संयोजन अथवा श्रृंखलाबद्ध चिंतन की शक्तियों की अपेक्षा उसके तथ्यमूलक ज्ञान की ही जांच अधिक होती है। दूसरा, जब तक लघु उत्तर परीक्षाओं की संख्या बहुत बड़ी न हो तब तक यह भय बना रहता है कि ये परीक्षाएं अपने वास्तविक प्रयोजन से दूर हट सकती हैं और उनसे उम्मीदवारों की सही क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अमेरिका में जहां यह प्रणाली व्यापक रूप में प्रचलित है, इसकी कटु आलोचना की जाने लगी है। मेंडल के शब्दों में निबंध परीक्षा का स्थान संक्षिप्त उत्तर परीक्षा ने काफ़ी हद तक ले लिया है, किंतु अब कभी कभी इस परिवर्तन की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की जाने लगी है। लिखित परीक्षाओं में दूसरी परीक्षा आती है निबंधात्मक परीक्षाएं। इस परीक्षा में परीक्षार्थी पर्चे में दिए गए प्रश्नों के लंबे निबंध नुमा उत्तर लिखते हैं। निबंध का आशय किसी एक विषय पर अपने विचारों को सुव्यवस्थित रीति से एक निश्चित क्रम में बांधकर प्रस्तुत करना है, इसलिए इसे निबंध का नाम दिया जाता है। ऐसी परीक्षा का उद्देश्य प्रत्याशियों की भाषा शैली, वर्णन शैली तथा तर्क एवं प्रमाण के साथ अपना
दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता की जांच करना होता है। निबंध परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इस प्रणाली के उत्तर काफी लंबे होते हैं तथा विद्यार्थी की परीक्षा केवल तथ्यात्मक सूचना में नहीं वरन अभिव्यक्ति की शक्ति, तार्किक विश्लेषण तथा संयोजन और चिंतन की स्पष्टता में भी ली जाती है। निबंध प्रणाली के पीछे ये धारणा है कि अच्छे प्रशासक में विचार करने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए, अपने विचारों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, विचारों को तर्कपूर्ण रीति से व्यवस्थित करने की योग्यता होनी चाहिए और किसी विषय पर साफ तरीके से सोचने का सामर्थ्य होना चाहिए। इस पद्धति में भी दोष पाए जाते हैं। प्रथम दोष है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता की जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं हो जाती। ये देखा गया कि विभिन्न परीक्षक अपनी रुचियों और व्यक्तिगत विचारों के अनुसार एक ही परीक्षार्थी को विभिन्न रीति से अंक देते हैं, अतः इसमें प्रत्याशी की मानसिक योग्यता का सही और विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं होता। इस पद्धति में खर्च अधिक होता है क्योंकि एक तो परीक्षकों को पारिश्रमिक अधिक देना पड़ता है, दूसरे उत्तर पुस्तिकाएं बड़े आकार की देनी पड़ती है, इसमें अधिक समय लगता है। स्टाल के अनुसार इसमें केवल व्यक्ति के लिखने की साहित्यिक क्षमता का पता लगता है। ये पद्धति ऐसी नौकरियों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां प्रत्याशियों के साहित्यिक लेखन की कुशलता अपेक्षित हो, किंतु प्रशासकों के लिए दूसरे गुणों की आवश्यकता होती है। योग्यता निर्धारित करने का दूसरा तरीका होता है मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार। ये कहा जाता है कि लिखित परीक्षा उम्मीदवार के व्यक्तित्व का पूर्ण परिचय नहीं दे सकती। ये संभव है कि एक व्यक्ति लिखित परीक्षा में बहुत योग्य सिद्ध हो तथापि उसके भीतर धैर्य, अभिक्रम, सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने की गति का सर्वथा अभाव हो, परंतु ये गुण एक सफल प्रशासक के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। मौखिक परीक्षा का प्रयोजन प्रत्याशी के व्यक्तित्व की जांच करना है। इस प्रकार लिखित परीक्षा के उपरांत मौखिक परीक्षा के द्वारा ही उम्मीदवार का सही मूल्यांकन संभव है। लोक सेवाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार की 4 प्रमुख रीतियां काम में लाई जाती हैं। प्रथम रीति को चयन मंडल प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी रीति है मौखिक प्रश्नोत्तर प्रणाली। इसका प्रयोग आमतौर पर भाषाओं अथवा अन्य शैक्षणिक विषयों में ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं की पूर्ति करना है। तीसरी रीति का प्रयोग खुली प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा के अतिरिक्त उम्मीदवारों को एक ऐसे मंडल के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है जिसका ध्येय उसके गुण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, जिनका पता लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं चल सकता। चौथी रीति को छटनी साक्षात्कार कहा जाता है। आज़ादी से पूर्व इस प्रणाली का उपयोग इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किया जाता था। साक्षात्कार विधि सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1909 में प्रयुक्त की गई। आजकल सभी देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में इस समय उच्चतर सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों होते हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह साक्षात्कार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, जिसमें प्रत्याशी से 30 मिनट के लगभग विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया जाता है। साक्षात्कार के अंक 275 निर्धारित हैं। साक्षात्कार बोर्ड में 7 से 8 सदस्य होते हैं जो अभ्यर्थी की क्षमता, योग्यता, निर्णय लेने की तत्परता आदि बातों को आंकने का प्रयास करते हैं। मौखिक परीक्षा प्रणाली की कई लेखकों ने आलोचना की है। प्रथम आलोचना है कि मौखिक परीक्षा की प्रकृति आत्मनिष्ठ और भावनात्मक होती है। इसमें एक ही प्रत्याशी को साक्षात्कार मंडल के अलग अलग सदस्यों द्वारा अलग अलग अंक दिए जा सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि अच्छे व्यक्तित्व की पहचान यह है कि वह व्यक्ति देखने, भालने और पोशाक के मामले में आकर्षक और चुस्त दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग चमक दमक वाले बने ठने उम्मीदवारों को अधिक अंक देते हैं और वे गूदड़ी में छिपे हीरो को पहचान ही नहीं पाते। साक्षात्कार का वातावरण कृत्रिम होता है, जिसके कारण बहुत से उम्मीदवारों को अपने आप को वास्तविक रूप से स्वरूप में प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। साक्षात्कार का एक दोष यह भी है कि इसकी अवधि बहुत कम होती है तथा इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बड़े चालू किस्म के होते हैं और उनसे उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। साक्षात्कार के परिणामों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि जो उम्मीदवार एक ही सेवा के लिए अनेक बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं उनको साक्षात्कार में अलग अंक मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि साक्षात्कार परीक्षा एक बहुत बड़ा भाग्य का सौदा मात्र होता है। तीसरा तरीका होता है कार्य कुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन। कार्य संपन्नता परीक्षा विधि का उपयोग ऐसे पदों पर चयन के लिए किया जाता है जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर।
इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों को उनके व्यवसाय से संबंधित कोई काम करने के लिए दिया जाता है। इन परीक्षाओं में उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने काम में कुशलता का प्रदर्शन करे। कार्य कुशलता परीक्षा अकेले ही ली जा सकती है अथवा उनके साथ लिखित परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकता है, जिससे कि प्राविधिक शब्दावली, औजारों तथा संबंधित व्यवसाय की रीतियों के बारे में उम्मीदवारों के शास्त्रीय ज्ञान की परीक्षा ली जा सके। चतुर्थ है शिक्षा तथा अनुभव का मूल्यांकन। इस पद्धति का उपयोग उन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है जिनके लिए लिखित परीक्षाएं उपयुक्त नहीं होती। कानूनी, चिकित्सा संबंधी, वैज्ञानिक तथा अन्य इसी प्रकार के पदों के लिए एवं विशेष योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता वाले प्रशासकीय पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इस तरीके से किया जाता है। योग्यता का मूल्यांकन एक मंडल करता है तथा वह उम्मीदवारों को साक्षात्कार करने के बाद नियुक्ति के लिए उसमें से चयन करता है। इस पद्धति के बारे में दो बातें उल्लेखनीय है। पहली बात तो एक न्यूनतम अथवा व्यावसायिक योग्यता को अनिवार्य माना जाता है, जैसे चिकित्सकों के लिए MBBS अथवा कॉलेजों के व्याख्याता के लिए MA अथवा MSc। दूसरा, अनुभव के काल की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता पर भी ध्यान दिया जाता है। योग्यता को मापने का पांचवा तरीका है बुद्धि परीक्षा अथवा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। बुद्धि परीक्षा का उद्देश्य प्रत्याशियों की मानसिक परिपक्वता का मूल्यांकन करना होता है। उनके द्वारा प्रत्याशियों का बुद्धि अंक निकाला जाता है, इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं IQ भी कहा जाता है। किसी भी अभिवर्ती के IQ से उसकी मानसिक आयु ज्ञात होती है, अर्थात ये कि उसका मस्तिष्क कितना परिपक्व है। वस्तुतः बुद्धि परीक्षा का आयोजन किसी परीक्षार्थी की आंतरिक बौद्धिक शक्तियों का परिमापन करना ही है। आजकल कुछ देशों में प्रवृत्ति परीक्षाएं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिए जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं इस बात का पता लगाती हैं कि किसी व्यक्ति का मन किस काम या व्यवसाय में अधिक लगता है। वस्तुतः प्रवृत्ति परीक्षा का ध्येय प्रत्याशी की उस शक्ति का पता लगाना है जिसके द्वारा वह किसी विशेष विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। भारत में सैनिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परीक्षण प्रणालियां, विश्लेषण। अभ्यर्थियों की योग्यता का तुलनात्मक परिमाप करने के लिए जिन परीक्षण प्रणालियों को अपनाया जाता है उनकी जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी ऐसी आदर्श परीक्षण प्रणाली नहीं है जो पूरी तरह विश्वसनीय हो। इसलिए इन सब का मिला जुला रूप प्रयोग में लाया जाता है। भर्ती की पांचवी समस्या है अहर्निशता निश्चित करने वाले प्रशासकीय तंत्र, लोक सेवा आयोग। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि तथा भर्ती का एक अंग है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन करने के लिए कौन से प्रशासकीय तंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह तो सर्वमान्य है कि इन परीक्षाओं की व्यवस्था किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा की जानी चाहिए जो दलगत राजनीति के प्रभाव से मुक्त हो। लोकतंत्रात्मक देशों में प्राय सिविल सेवाओं की भर्ती करने का महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में स्थायी सरकारी पदों पर नियुक्ति का कार्य लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। आयोग की स्थापना 1855 में की गई और बहुत समय तक ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता रहा। सन 1968 से ये लोक सेवा विभाग का एक भाग बना दिया गया। सन 1883 में पेंडललेटन अधिनियम पारित होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवाओं के लिए भर्ती एवं परीक्षा संबंधी सारी गतिविधियों लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी गई। अमेरिकी संघ लोक सेवा आयोग में 3 आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की सहमति द्वारा अनिश्चित काल के लिए की जाती है। भारत में उच्च सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि भर्ती क्या होती है, भर्ती के कितने प्रकार हैं, भर्ती की क्या समस्याएं होती हैं तथा आदर्श भर्ती के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।